क्या होगा अगर आप टाइम ट्रैवल कर पाए? सोचो, आप एक मशीन में कदम रख रहे हैं जो मेटल या गियर्स की नहीं, बल्कि कहानियों और पलों से बनी है। आज हम आपको ऐसी ही एक यात्रा पर बुलाते हैं। हम घड़ी को पीछे ले जाएंगे, सालों या दशकों से नहीं, बल्कि सदियों से। हमारी मंजिल एक ऐसी दुनिया है जो अब नहीं है, एक ऐसा समय जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक सपना भी नहीं था। हम वापस जा रहे हैं साल 1492 में। उस एक पॉइंट से हम आगे बढ़ेंगे, इतिहास को अनफोल्ड होते हुए देखेंगे। हम एक राष्ट्र के जन्म, उसकी मुश्किलों, उसकी जीतों और उसके एंडलेस ट्रांसफॉर्मेशन को विटनेस करेंगे। यह सिर्फ एक हिस्ट्री लेसन नहीं है, यह एक एक्सपीरियंस है। हमारी यात्रा 500 से ज्यादा सालों के इतिहास का एक व्हर्लविंड टूर होगी। हम यूरोपियन एक्सप्लोरर्स के साथ किनारों पर खड़े होंगे। हम पैशनेट डिबेट सुनेंगे और इंडिपेंडेंस की घोषणा के पल। हम सिविल वॉर की तोपों की गूंज और हिलती जमीन महसूस करेंगे। हम उन लोगों के साथ मार्च करेंगे जिन्होंने अपने अधिकारों और अपनी आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। हम स्काई स्क्रेपर्स को बादलों को छूते हुए देखेंगे और एक नए डिजिटल एज को दुनिया को रीडिफाइन करते हुए देखेंगे। ये एक कॉन्टिनेंट है, ये एक लोगों की कहानी है और यह एक आइडिया की एपिक स्टोरी है। ये अमेरिका की कहानी है, कॉलोनीज के एक स्कैटर्ड कलेक्शन से लेकर एक ग्लोबल सुपर पावर तक। हम चाहते हैं कि आप मॉन्यूमेंटल डिसीजंस लेते समय हवा में टेंशन महसूस करें। हम चाहते हैं कि आप फेमस चेहरे देखें और फॉरगॉटन चेहरों को भी, नेताओं को देखें, ऑर्डिनरी लोगों को देखें जिन्होंने इस राष्ट्र की डेस्टिनी को आकार दिया। हम हिस्टोरिकल फिगर्स को ऐसे जिंदा करेंगे जैसे वे पार्क में स्टैच्यूज नहीं, बल्कि डर से भरे, उम्मीदों से भरे और एम्बिशंस वाले कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बीइंग्स हों। हम उन ग्रैंड आइडियाज को एक्सप्लोर करेंगे जिन्होंने एक रेवोल्यूशन को इंस्पायर किया, लेकिन हम उन पेनफुल कॉन्फ्लिक्ट्स में भी झांकेंगे जिन्होंने राष्ट्र को लगभग तोड़ दिया था। यह यूनिटी की कहानी है और डिवीजन की कहानी भी। यह इनक्रेडिबल प्रोग्रेस की कहानी है और प्रोफाउंड चैलेंजेस की भी। खुद को एक अनफॉरगेटेबल एडवेंचर के लिए तैयार करें। हमारा रास्ता क्रिस्टोफर कोलंबस के आने से शुरू होगा और मॉडर्न डे की कॉम्प्लेक्सिटीज तक पहुंचेगा। हम इंडिपेंडेंस की लड़ाई को देखेंगे, सिविल वॉर की एगनी को महसूस करेंगे, 2 वर्ल्ड वॉर्स के ग्लोबल इंपैक्ट को समझेंगे और 21वीं सदी के रैपिड चेंजेस को विटनेस करेंगे। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लें, यात्रा शुरू होने वाली है। क्या आप इतिहास को जिंदा होते देखने के लिए तैयार हैं? आप ऐसी दुनिया के बारे में सोचो जहां मैप्स पर अमेरिकास थे ही नहीं। 15th सेंचुरी में यूरोपियंस के लिए यही उनकी रियलिटी थी, जो या तो अनटोल्ड रिचेस का वादा करते थे या फिर सर्टेन डूम। ये बढ़ती एम्बिशन का समय था जब स्पेन और पोर्चुगल, पावरफुल किंगडम्स, ईस्ट के ट्रेड रूट्स पर कंपीट कर रहे थे। स्पाइसेस, सिल्क, गोल्ड। लेकिन ओवरलैंड पाथ्स बहुत लंबे और खतरनाक थे। कुछ बोल्ड नेविगेटर्स के दिमाग में एक डेयरिंग आइडिया आने लगी। क्या कोई वेस्ट की तरफ सेल करके, अटलांटिक पार करके ईस्ट पहुंच सकता है? इस ऑडेशियस कॉन्सेप्ट को क्रिस्टोफर कोलंबस नाम के एक इटालियन एक्सप्लोरर ने आगे बढ़ाया। लगभग 10 साल तक उसने यूरोप के रॉयल कोर्ट्स में लॉबी किया, अपने रिस्की एंटरप्राइज के लिए एक पेट्रन ढूंढते हुए। कई लोगों ने उसे पागल समझा। फाइनली उसे स्पेन की क्वीन इजाबेला पाइन और किंग फर्डिनेंड टाउन में अपने स्पॉन्सर्स मिले। पोर्चुगीज राइवल्स से कंपीट करने की वजह भी थी और कैथोलिक फेथ फैलाने की इच्छा भी थी। अगस्त 3, 1492 3 छोटे जहाज निकले, नीनिया, पिंटा, सांता मरिया। हफ्तों तक उन्हें पानी और आसमान के एंडलेस ब्लू के अलावा कुछ नहीं दिखा। जैसे जैसे प्रोविजंस कम होने लगे और प्रॉमिस्ड लैंड नहीं दिखी, क्रू के दिलों में डर और डाउट घुसने लगा। क्रू बेचैन होने लगा, म्यूटनी के कगार पर था। वह अड्डा रहा। उसने उन्हें वेल्थ और फेम का वादा किया अगर वे परसिवियर करते। उसकी अनवेवरिंग कन्विक्शन ही फ्रैजाइल एक्सपीडिशन को जोड़े रखी थी। Panther, Tierra, Tierra। फिर 2 महीने से ज्यादा समुद्र में रहने के बाद अक्टूबर 12, 1492 की सुबह पिंटा पर एक लुकआउट ने वो शब्द चिल्लाए, टिएरा, टिएरा। लैंड, लैंड। वे एशिया नहीं पहुंचे थे,
जैसा कि कोलंबस अपनी मौत तक मानता रहा, बल्कि एक ऐसी दुनिया में आ गए थे जो उनके लिए पूरी तरह से नई थी। जिस जमीन को उन्होंने देखा वो एक छोटा सा आइलैंड था जिसे अब हम बहामस के नाम से जानते हैं। कोलंबस और उसके आदमी नाव से किनारे पर गए। उन्होंने रेत में स्पेनिश झंडा गाड़ा और उस इलाके को अपने दूर बैठे राजा रानी के लिए क्लेम कर लिया। उनका स्वागत वहां के नेटिव निवासियों टाइनो लोगों ने किया। इस मोमेंट ने यूरोपियंस और अमेरिकास के इंडिजिनस पीपल्स के बीच पहली बड़ी मुलाकात को मार्क किया। टाइनो के लिए इन अजीब गोरी चमड़ी वाले आदमियों का उनके बड़े जहाजों और मेटल आर्मर के साथ आना एक अटर बिविल्डरमेंट का नजारा रहा होगा, शायद और भी। कोलंबस अभी भी इस बात पर कन्विंस था कि वह इंडीज के बाहरी इलाके में पहुंच गया है। उसने नेटिव लोगों को इंडियंस कहा, एक मिसनोमर जो सदियों तक चलता रहा। उसने अपनी जर्नल्स में उन्हें जेंटल बताया, पीसफुल बताया और जेनरस बताया, लेकिन उन्हें एक कॉलोनाइजर की नजर से भी देखा। उसने उनकी आयरन वेपन्स की कमी और उनकी अपैरेंट सिंप्लिसिटी पर ध्यान दिया और उन्हें क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने के लिए राइप पॉपुलेशन माना। यह इनिशियल कॉन्टैक्ट वंडर और मिसअंडरस्टैंडिंग का एक कॉम्प्लेक्स मिक्स था। ये दो वास्टली डिफरेंट सिविलाइजेशंस का कलिजन था। हर एक की अपनी रिच हिस्ट्री, उनकी कल्चर और वर्ल्ड व्यू थी। अब एक ही फेटफुल लैंडिंग से एक सैंडी बीच पर इरेवोकेबली इंटरट्वाइंड हो गई थी। ये एनकाउंटर जल्दी ही फ्यूचर इंटरेक्शंस के लिए एक पैटर्न बन गया। जबकि पहले मोमेंट्स पीसफुल रहे होंगे, यूरोपियंस की गोल्ड की तलाश ने जल्द ही म्यूचुअल डिस्कवरी के सेंस को ओवरशैडो कर दिया। उन्होंने कुछ नेटिव लोगों को कैप्टिव बना लिया ताकि उन्हें स्पेन वापस ले जा सके, अपनी डिस्कवरी के लिविंग प्रूफ के रूप में। इस एक्ट ने एक डार्क टर्न का संकेत दिया। एक्सप्लोरेशन की जर्नी को एक्सप्लॉयटेशन की जर्नी में बदल दिया। यूरोपियंस अपने साथ न केवल अपनी एम्बिशंस लाए बल्कि स्मॉल पॉक्स भी लाए और मीजल्स भी, जिनके प्रति इंडिजिनस पॉपुलेशंस को इम्यूनिटी नहीं थी, जिससे कैटास्ट्रोफिक डेमोग्राफिक कोलैप्स हुआ। कोलंबियन एक्सचेंज शुरू हो गया था। यह प्लांट्स के ट्रांसफर था, एनिमल्स के ट्रांसफर था, कल्चर का ट्रांसफर था, ह्यूमन पॉपुलेशंस का ट्रांसफर था, टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर था और आइडियाज का ट्रांसफर था। जबकि यूरोप को पोटैटोज मिली, मेज मिली और टोमेटोज मिली, अमेरिकास को घोड़े मिले, मवेशी मिले और डेवस्टेटिंग पैथोजेंस भी मिले। इस एक्सचेंज ने प्लैनेट के इकोलॉजी और सोसाइटीज को रीशेप्ड किया। यूरोप के लिए एज ऑफ डिस्कवरी, अमेरिकास के लिए सिमल्टेनियसली कैटास्ट्रोफी का एज था। कोलंबस के वॉयजेस के बाद इंग्लैंड, फ्रांस और नीदरलैंड्स जल्दी ही न्यू वर्ल्ड पर दावा की दौड़ में शामिल हो गए। इंग्लिश ने जेम्स टाउन, वर्जीनिया में अपनी पहली परमानेंट सेटलमेंट 1607 में एस्टैब्लिश की। ये शुरुआती कॉलोनिस्ट्स एडवेंचरर्स, एंटरप्रेन्योर्स और डेस्परेट इंडिविजुअल्स थे। वे फॉर्च्यून की तलाश में थे या हार्डशिप से भाग रहे थे। जेम्स टाउन में लाइफ ब्रूटल और अनफॉरगिविंग थी। स्टारवेशन, डिजीज और वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट्स विद द पॉवहटान कन्फेडरेसी। कॉलोनी कई बार कोलैप्स होने के कगार पर थी, लेकिन स्टर्न लीडरशिप ने कॉलोनी बचाई और टोबैको कल्टीवेशन ने कॉलोनी को आर्थिक जीवन दिया। और उत्तर में इंग्लिश सेटलर्स का एक और ग्रुप अलग मोटिवेशन के साथ आया। 1682 में पिलग्रिम्स, रिलीजियस सेपरेटिस्ट्स प्लिमथ में उतरे। वहां उन्होंने मेफ्लावर कंपैक्ट ड्राफ्ट किया। ये एक सिंपल अग्रीमेंट था, सिविल बॉडी पॉलिटिक बनाने और जस्ट और इक्वल लॉज के लिए। ये एक फाउंडेशनल मोमेंट था, सेल्फ गवर्नेंस का अर्ली एक्सपेरिमेंट। वे एक नया समाज बनाने की तलाश में थे, अ सिटी अपॉन अ हिल। अगले सेंचुरी में अटलांटिक कोस्ट पर 13 डिस्टिंक्ट इंग्लिश कॉलोनीज ने जड़ें जमा ली। वे 3 रीजनल ग्रुप्स में विकसित हुए। न्यू इंग्लैंड कॉलोनीज, रॉकी सॉइल और हार्श विंटर्स। यहाँ फिशिंग और शिप बिल्डिंग पर आधारित इकोनॉमी थी। मिडिल कॉलोनीज ज्यादा डाइवर्स थी, विभिन्न यूरोपियन इमिग्रेंट्स को अट्रैक्ट करती थी। उनकी फर्टाइल लैंड ने उन्हें ब्रेड बास्केट कॉलोनीज बनाया। साउथ की इकोनॉमी लार्ज प्लांटेशंस पर हावी थी, जो टोबैको और राइस जैसे कैश क्रॉप्स उगाते थे। शुरू में इंडेंचर्ड सर्वेंट्स से काम लिया गया, लेकिन जल्द ही प्लांटर्स ने चैटल स्लेवरी अपनाया। पहले एनस्लेव्ड अफ्रीकन्स 1619 में वर्जीनिया पहुंचे। यह एक प्रोफाउंड कॉन्ट्रडिक्शन थी। एक भूमि जिसे लिबर्टी का हेवन कहा जा रहा था, वह स्लेवरी की इंस्टीट्यूशन पर बनी थी।
17वीं और 18वीं सेंचुरीज के ज्यादातर समय तक अमेरिकन कॉलोनीज ने सरप्राइजिंग ऑटोनॉमी के साथ काम किया। ग्रेट ब्रिटेन अपने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स में बिजी था। इस पीरियड, जिसे सैल्यूटरी निग्लेक्ट कहा गया, ने कॉलोनिस्ट्स को सेल्फ रूल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दिया। वे अपने अफेयर्स को मैनेज करने, अपने टैक्सेस लगाने और अपने लॉज बनाने के आदी हो गए थे। एक यूनिक अमेरिकन आइडेंटिटी बनने लगी। यह डायनामिक फ्रेंच एंड इंडियन वॉर के बाद ड्रामेटिकली बदलने लगी। ब्रिटिश के लिए यह एक कॉस्टली विक्ट्री थी। वॉर के लिए भुगतान करने हेतु ब्रिटेन ने डिसाइड किया अमेरिकन्स को ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन देना चाहिए। पार्लियामेंट ने कॉलोनीज पर सीधे नए टैक्सेस और रेगुलेशंस लगाना शुरू किया। इससे सैल्यूटरी निग्लेक्ट का युग खत्म हुआ। कॉलोनिस्ट्स ने प्रोटेस्ट की एक नई लहर पैदा की। उनका रैलीइंग क्राई बन गया, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। वे एक पार्लियामेंट द्वारा टैक्स किए जाने के खिलाफ थे जिसमें उनके कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं थे। सन्स ऑफ लिबर्टी जैसे प्रोटेस्ट ग्रुप्स बनाए गए। इस बढ़ते पॉलिटिकल टर्मोइल के बीच एनलाइटनमेंट के आइडियाज जॉन लॉक जैसे थिंकर्स से कॉलोनीज में फैल गए। लॉक की नेचुरल राइट्स और सोशल कॉन्ट्रैक्ट का आइडिया अमेरिकन एक्सपीरियंस के साथ गहराई से रेजोनेट करने लगे। थॉमस पेन का इलेक्ट्रीफाइंग कॉमन सेंस जैसे पैम्फलेट्स व्यापक रूप से सर्कुलेट हुए। यह विश्वास बढ़ने लगा कि वे सिर्फ इंग्लिशमैन के राइट्स के लिए नहीं, बल्कि यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ रहे थे। कॉलोनीज और ग्रेट ब्रिटेन के बीच टेंशन्स आखिरकार खुले कॉन्फ्लिक्ट में बदल गईं। बॉस्टन मैसेकर, बॉस्टन टी पार्टी और फिर इंटॉलरेबल एक्ट्स। 12 कॉलोनीज ने फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस के लिए डेलीगेट्स भेजे। स्पार्क 19 अप्रैल 1775 को लगा। ब्रिटिश ट्रूप्स ने लेक्सिंगटन और कॉनकॉर्ड तक मार्च किया। लेक्सिंगटन टाउन ग्रीन पर मिनटमैन का सामना हुआ। किसने पहला फायर किया था, कोई नहीं जानता। एक शॉट चली, द शॉट हर्ड राउंड द वर्ल्ड। वॉर शुरू हो चुकी थी। सेकेंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस कन्वीन हुई। कॉन्टिनेंटल आर्मी बनाने का निर्णय लिया गया। जॉर्ज वॉशिंगटन को कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया। उनका काम अनट्रेन्ड फार्मर्स और आर्टिजन्स को दुनिया की सबसे पावरफुल आर्मी के खिलाफ एक फाइटिंग फोर्स में बदलना। 4 जुलाई 1776 को डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस अडॉप्ट हुआ। प्राइमरीली थॉमस जेफरसन द्वारा लिखा गया। इसने डिक्लेयर किया ऑल मेन आर क्रिएटेड इक्वल और उनके अनएलियनेबल राइट्स हैं। डिक्लेरेशन पर साइन करके डेलीगेट्स ने ब्रिटिश क्राउन के खिलाफ ट्रीजन किया। उन्होंने अपनी लाइव्स, फॉर्च्यून्स और सेक्रेड ऑनर को प्लेज किया। वॉर के शुरुआती साल डिफीट्स और रिट्रीट्स से भरे थे, लेकिन वॉशिंगटन की लीडरशिप ने आर्मी को वैली फॉर्ज जैसी ब्रूटल सर्दियों में भी एक साथ रखा। टर्निंग पॉइंट 1777 में आया जब अमेरिकन्स ने बैटल ऑफ सरटोगा में जीत हासिल की। इसने फ्रांस को, जो ब्रिटेन का पुराना राइवल था, यूनाइटेड स्टेट्स के एलाई के रूप में वॉर में एंटर करने के लिए मना लिया। फ्रेंच नेवल सपोर्ट और ट्रूप्स बहुत जरूरी थे और फाइनली 1781 में बैटल ऑफ यॉर्क टाउन में खत्म हुई, जहां एक कंबाइंड अमेरिकन और फ्रेंच फोर्स ने एक बड़ी ब्रिटिश आर्मी को घेर कर हरा दिया। 1783 में ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन की गई, जिसने यूनाइटेड स्टेट्स की इंडिपेंडेंस को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया। लेकिन अब उन्हें एक और बड़ी चुनौती का सामना करना था, खुद को कैसे गवर्न करें। उनकी पहली कोशिश, आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन, बहुत फ्लॉड साबित हुई। जवाब में कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन बुलाई गई। उनके प्रयासों का नतीजा यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन था, जिसने एक मजबूत फेडरल सिस्टम और चेक्स एंड बैलेंसेस स्थापित किया। बिल ऑफ राइट्स को इंडिविजुअल लिबर्टीज की गारंटी देने के लिए ऐड किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन के रैटिफिकेशन के साथ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सही मायने में पैदा हुआ, सेल्फ गवर्नमेंट का एक ऑडेशियस एक्सपेरिमेंट। यंग यूनाइटेड स्टेट्स ने वेस्ट की तरफ देखा। एपलेचियन के पार की जमीनें, सस्ते लैंड, नए मौके और नई शुरुआत का प्रॉमिस, ये मैनिफेस्ट डेस्टिनी की धारणा थी। 1803 लुइसियाना परचेज ने देश का आकार दोगुना कर दिया, पर इस एक्सपेंशन के साथ एक डिविसिव मुद्दा आया, स्लेवरी। नई टेरिटरीज आते ही सवाल उठा, क्या वे फ्री स्टेट्स होंगे या स्लेव स्टेट्स? ये पॉलिटिकल पावर की लड़ाई थी। नॉर्थ की इकोनॉमी इंडस्ट्रियल थी और वह स्लेवरी के खिलाफ था।
साउथ की इकोनॉमी एग्रीकल्चर पर आधारित थी और वह एंस्लेव्ड लेबर पर निर्भर था। दशकों तक मिसौरी कॉम्प्रोमाइज जैसे फ्रैजाइल कॉम्प्रोमाइजेस ने एक अस्थायी शांति बनाए रखी, लेकिन डिवीजन्स गहरे होते गए। कंसास नेब्रास्का एक्ट ने ब्लीडिंग कंसास में खूनी झड़पें पैदा की। 1857 के ड्रेड स्कॉट डिसीजन ने फैसला सुनाया कि अफ्रीकन अमेरिकन नागरिक नहीं थे, जिससे कॉम्प्रोमाइज लगभग असंभव हो गया। 1850s तक, जैसा कि अब्राहम लिंकन ने कहा, नेशन ए हाउस डिवाइडिंग था। 1860 में अब्राहम लिंकन का प्रेसिडेंट चुना जाना फाइनल ट्रिगर था। साउथ कैरोलिना और 10 अन्य राज्य यूनियन से अलग हो गए। 12 अप्रैल 1861 को कॉन्फेडरेट बलों ने फोर्ट समटर पर गोलीबारी की। सिविल वॉर शुरू हो गया। यह 4 साल का सबसे ब्रूटल, खूनी कॉन्फ्लिक्ट था। एक ब्रदर्स वॉर जिसने पड़ोसी को पड़ोसी के खिलाफ और फैमिली को फैमिली के खिलाफ खड़ा कर दिया। यूनियन का मटेरियल एडवांटेज था, बड़ी पॉपुलेशन और पावरफुल इंडस्ट्रियल बेस। कॉन्फेडरेसी का एडवांटेज था, होम टर्फ पर डिफेंस और मजबूत मिलिट्री लीडरशिप। एंटीटम और गेटिसबर्ग जैसी बैटल्स में पहले न देखी गई स्केल और फेरोसिटी की लड़ाई हुई, जिसमें कुछ ही दिनों में हजारों कैजुअल्टीज हुई। जैसे जैसे वॉर खिंचती गई, इसका पर्पस इवॉल्व होने लगा। शुरुआत में प्रेसिडेंट लिंकन का मेन गोल यूनियन को बचाना था, स्लेवरी को खत्म करना नहीं। लेकिन बैटल ऑफ एंटीटम में यूनियन की जीत के बाद लिंकन ने एक साहसिक कदम उठाया। 1 जनवरी 1863 को उन्होंने इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन जारी किया, जिसमें डिक्लेयर किया गया कि रिबेलियन कर रहे स्टेट्स में सभी इंस्लेव्ड लोग फ्री होंगे। यह अब सिर्फ यूनियन को बचाने की लड़ाई नहीं थी, ये ह्यूमन फ्रीडम के लिए एक रेवोल्यूशनरी स्ट्रगल बन गई। प्रोक्लेमेशन ने अफ्रीकन अमेरिकन सोल्जर्स को यूनियन आर्मी में भर्ती करने की परमिशन दी। लगभग 2 लाख ब्लैक मेन ने एनलिस्ट किया और उनकी पार्टिसिपेशन यूनियन वॉर एफर्ट के लिए वाइटल थी। नवंबर 1863 में गेटिसबर्ग में लिंकन ने वॉर और नेशन के मीनिंग को ब्रिलियंटली रीडिफाइन किया। उन्होंने रिजॉल्व किया कि नेशन को फ्रीडम का एक नया जन्म मिलना चाहिए और दैट गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल शैल नॉट पेरिश फ्रॉम द अर्थ। अप्रैल 1865 में कॉन्फेडरेट जनरल रॉबर्ट ई. ली ने अपोमैटॉक्स कोर्ट हाउस में सरेंडर कर दिया। यूनियन को बचा लिया गया था और 13वें संशोधन के साथ स्लेवरी को अबॉलिश कर दिया गया। लेकिन देश शैटर्ड और डीपली वुंडेड रह गया था। देश अब रिकंस्ट्रक्शन के मॉन्यूमेंटल टास्क का सामना कर रहा था। डिफीटेड सदर्न स्टेट्स को वापस यूनियन में कैसे लाया जाए और लगभग 4 मिलियन नए फ्री हुए अफ्रीकन अमेरिकन की स्टेटस को कैसे डिफाइन किया जाए। प्रेसिडेंट जॉनसन की लीनियंट पॉलिसी ने फॉर्मर कन्फेडरेट्स को पावर रिगेन करने की इजाजत दी, जिन्होंने तुरंत ब्लैक कोड्स लागू किए। जवाब में कांग्रेस ने रिकंस्ट्रक्शन का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। एक ब्रीफ होपफुल पीरियड के लिए ड्रामेटिक चेंजेस आए। अफ्रीकन अमेरिकन मेन ने वोट दिया और ऑफिस के लिए चुने गए। हालांकि इस प्रगति का हिंसक रेजिस्टेंस के साथ सामना किया गया। 1877 तक रिकंस्ट्रक्शन खत्म हो गया था और रेशियल सेग्रीगेशन की एक नई सिस्टम, जिसे जिम क्रो के नाम से जाना जाता था, लागू की गई। सिविल वॉर के बाद के दशकों में गिल्डेड एज आया, जब यूनाइटेड स्टेट्स एक इंडस्ट्रियल पावर हाउस बन गया। ये नेचुरल रिसोर्सेज, नए इन्वेंशंस, एक बड़ी लेबर फोर्स और रेलवे के विस्तार से संभव हुआ। इस युग में एंड्रू कार्नेगी, जॉन डी रॉकेफेलर और जेपी मॉर्गन जैसे अमीर इंडस्ट्रियलिस्ट्स का उदय हुआ। लेकिन इस चमक के नीचे गहरी सामाजिक समस्याएं थीं। फैक्ट्री वर्कर्स को खतरनाक कंडीशंस और कम सैलरी का सामना करना पड़ता था और वे भीड़भाड़ वाले गंदे टेनेमेंट्स में रहते थे। वर्कर्स ने यूनियंस बनानी शुरू कर दी, जिससे लेबर कॉन्फ्लिक्ट और हिंसा शुरू हुई। इसी बीच वेस्टवर्ड एक्सपेंशन ने प्लेन्स नेटिव्स के साथ अंतिम कॉन्फ्लिक्ट्स को जन्म दिया, जिससे उनके वे ऑफ लाइफ का डिस्ट्रक्शन हुआ और उन्हें रिजर्वेशंस पर मजबूर किया गया। जैसे ही 20वीं सदी शुरू हुई, अमेरिका बाहर देखने लगा। 1898 में स्पेनिश अमेरिकन वॉर एक डिसाइसिव मोड था। इस जीत ने यूनाइटेड स्टेट्स को फिलीपींस, प्यूर्टो रिको और गुआम का कंट्रोल दे दिया। पहली बार अमेरिका का एक ओवरसीज एम्पायर था।
थियोडोर रूजवेल्ट जैसे प्रेसिडेंट्स के अंडर यूएस ने वर्ल्ड स्टेज पर अपनी बढ़ती हुई पावर को असर्ट किया, पनामा नहर बनाया और अपनी ग्रेट व्हाइट फ्लीट को भेजा। ये नई इंटरनेशनलिज्म 1914 में अल्टीमेट टेस्ट पर आई, जब यूरोप ग्रेट वॉर में धकेल दिया गया। 3 साल तक प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन ने न्यूट्रलिटी अपनाई। हालांकि जर्मनी की अनरिस्ट्रिक्टेड सबमरीन वॉरफेयर और जिमरमन टेलीग्राम के बाद विल्सन ने कांग्रेस से वॉर डिक्लेयर करने के लिए कहा। 1 मिलियन से अधिक फ्रेश अमेरिकन सोल्जर्स के आने से पावर का बैलेंस बदलने में मदद मिली और नवंबर 1918 में वॉर खत्म हो गई। यह आइसोलेशन 7 दिसंबर 1941 को टूट गई। पर्ल हार्बर पर सरप्राइज अटैक, एक ऐसी तारीख जो इन्फेमी में रहेगी। देश ने पहले कभी न देखे गए पैमाने पर मोबिलाइज किया, अपनी इकोनॉमी को आर्सेनल ऑफ डेमोक्रेसी में बदल दिया। 16 मिलियन अमेरिकियों ने सर्विस की। यूरोप में नाजी जर्मनी के खिलाफ और प्रशांत में इंपीरियल जापान के खिलाफ 2 मोर्चे की वॉर लड़ी और आखिरकार 1945 में अमेरिका दुनिया की अनडिस्प्यूटेड इकोनॉमिक और मिलिट्री सुपर पावर के रूप में विजयी हुआ। वर्ल्ड वॉर II के खत्म होने से परमानेंट शांति नहीं आई। इसके बजाय एक नए टाइप के ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत हुई। कोल्ड वॉर, यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन के बीच एक आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल। यह स्ट्रगल प्रॉक्सी वॉर्स, जासूसी और एक खतरनाक हथियारों की होड़ के माध्यम से लड़ा गया। यूनाइटेड स्टेट्स ने कंटेनमेंट की पॉलिसी अपनाई, ट्रूमैन डॉक्ट्रिन और मार्शल प्लान के माध्यम से कम्युनिज्म के फैलाव को रोकने की कोशिश की और नाटो का गठन किया। घर पर ज्यादातर अमेरिकियों ने अनप्रेसिडेंटेड प्रॉस्पेरिटी का पीरियड एक्सपीरियंस किया। GI बिल ने एक बड़ा हाउसिंग बूम और सबर्ब्स का एक्सप्लोसिव ग्रोथ संभव बनाया। एक कंज्यूमर कल्चर फला फूला और टेलीविजन अमेरिकन लिविंग रूम का सेंट्रल फिक्सचर बन गया। लेकिन यह प्रॉस्पेरिटी हर किसी ने शेयर नहीं की। कई माइनॉरिटीज को बाहर रखा गया और महिलाओं को डोमेस्टिक स्फीयर में वापस धकेल दिया गया। इसी बीच आजादी के लिए एक अलग तरह की लड़ाई लड़ी जा रही थी। रोजा पार्क्स की गिरफ्तारी ने मॉन्टगोमरी बस बॉयकॉट को स्पार्क किया। इसका नेतृत्व एक युवा मिनिस्टर डॉ. मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने किया। मूवमेंट ने सिट-इन्स और फ्रीडम राइड्स जैसे नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस का इस्तेमाल किया। टेलीविजन कैमरों ने शॉकिंग इमेजेस ब्रॉडकास्ट की, जिसने पब्लिक ओपिनियन को गैल्वेनाइज किया और फेडरल गवर्नमेंट पर एक्ट करने के लिए प्रेशर डाला। यह स्ट्रगल अगस्त 1963 में वॉशिंगटन पर मार्च के साथ अपने जेनिथ पर पहुंच गया, जहां डॉ. किंग ने अपना अमर आई हैव अ ड्रीम स्पीच दिया। इस मोमेंटम ने 2 लैंडमार्क लेजिस्लेशन का रास्ता बनाया, 1966 का सिविल राइट्स एक्ट और 1965 का वोटिंग राइट्स एक्ट, जिसने जिम क्रो के लीगल स्ट्रक्चर को खत्म कर दिया। 1960 का दशक सोशल और कल्चरल अपहीवल का दशक था। कई यंग लोग जो बेबी बूमर जनरेशन का हिस्सा थे, अपने पेरेंट्स की दुनिया की कन्फॉर्मिटी पर सवाल उठाने लगे और वियतनाम वॉर का विरोध किया। साल 1968 एक तूफानी मोड़ था। मार्टिन लूथर किंग जूनियर और रॉबर्ट F. कैनेडी की असैसिनेशन और शिकागो DNC के टेलीवाइज्ड केओस ने देश को बेकाबू महसूस कराया। सोशल अनरेस्ट ने पावरफुल पॉलिटिकल बैकलैश को बढ़ावा दिया। द साइलेंट मेजॉरिटी ने निक्सन को प्रेसिडेंसी दिलाई और कंजर्वेटिव रिसर्जेंस शुरू किया। 1970s में इकोनॉमिक ट्रबल्स, एनर्जी क्राइसिस और वाटरगेट स्कैंडल ने सरकार के प्रति सिनिसिज्म और डिस्ट्रस्ट बढ़ाई। 1980 में रोनाल्ड रीगन का चुनाव कंजर्वेटिव मूवमेंट का उदय था। रीगन ने ताकत और गर्व लौटाने का वादा किया। रीगन ने सोवियत संघ के खिलाफ एक अधिक कॉन्फ्रंटेशनल रुख अपनाया और आधुनिक पॉलिटिकल डिबेट्स का मंच तैयार हुआ। कोल्ड वॉर का एंड, जिसे बर्लिन वॉल के गिरने से 1989 में चिन्हित किया गया, और सोवियत यूनियन के कोलैप्स से 1991 में उसने यूनाइटेड स्टेट्स को दुनिया का इकलौता सुपर पावर बना दिया। 1990s रिलेटिव पीस और प्रॉस्पेरिटी के दशक थे, जिसे इंटरनेट और डिजिटल रिवॉल्यूशन के बढ़ने से मिली ब्यूमिंग इकोनॉमी ने डिफाइन किया था। वो सिक्योरिटी की फीलिंग 11 सितंबर 2001 की सुबह टूट गई। अलकायदा के टेररिस्ट्स ने 4 एयरलाइनर्स को हाईजैक कर लिया। इन अटैक्स में करीब 3000 लोग मारे गए और यह देश के इतिहास में अमेरिकी धरती पर हुआ सबसे खतरनाक विदेशी हमला था। 9/11 के जवाब में प्रेसिडेंट जॉर्ज W. बुश ने
ग्लोबल वॉर ऑन टेरर डिक्लेयर किया, जिससे अफगानिस्तान और इराक में लंबी और महंगी वॉर्स हुई। 21वीं सदी की शुरुआत कई गहरी चुनौतियों से डिफाइन हुई है। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस ने देश को एक गहरी मंदी में धकेल दिया। बराक ओबामा का प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन एक हिस्टोरिक मोमेंट था। फिर भी यह बढ़ती पॉलिटिकल पोलराइजेशन के साथ हुआ, जिसे सोशल मीडिया और पार्टिजन न्यूज आउटलेट्स ने और बढ़ा दिया। आज अमेरिका गहरे पॉलिटिकल डिवीजन्स, इमिग्रेशन, रेशियल जस्टिस, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी और क्लाइमेट चेंज जैसे कॉम्प्लेक्स इश्यूज से जूझ रहा है। हमारी टाइम मशीन रुक जाती है, हम प्रेजेंट डे में वापस आ गए हैं। 500 से ज्यादा सालों की यह तूफानी जर्नी पूरी हो गई है। हिस्ट्री का यह लंबा घुमावदार रास्ता हमें सीधे इसी मोमेंट तक ले आया है। आज जो पॉलिटिकल डिबेट्स हैं, वे सभी पास्ट की एकोज हैं। ये हमें याद दिलाता है कि डेमोक्रेसी कोई स्पेक्टेटर स्पॉट नहीं है, ये फ्रैजाइल है और इसे कांस्टेंट विजिलेंस और एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए। अमेरिका की कहानी आपकी कहानी है। ये एक शेयर्ड इनहेरिटेंस और एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगला पेज खाली है, हम उस पर क्या लिखेंगे? अमेरिकन एक्सपेरिमेंट जारी है और इसका फ्यूचर हमारे हाथों में है।